फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ए सर स्टडी पॉइंट्स पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव में श्वसन तंत्र, दैट मीन्स ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है ना फ्रेंड्स। देखिए, मानव में श्वसन तंत्र, आपको ऐसे लगता होगा कि हम लोगों का जो श्वसन अंग है, जैसा कि आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि मानव में श्वसन अंग कौन सा है, ठीक है ना फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप लोगों को लगेगा कि मानव में श्वसन तंत्र हमारा नाक है। ठीक है ना, क्योंकि हम नाक के द्वारा सांस लेते हैं। ठीक है ना, बाहर की हवा जो है हम नाकों के द्वारा अपने शरीर के अंदर लेते हैं। तो आपको ऐसे लगेगा कि जैसे नाक ही हमारा श्वसन अंग है, लेकिन नहीं फ्रेंड्स, हमारे नाक के द्वारा जो है सांस नहीं लिया जाता है। हमारा श्वसन अंग जो है नाक नहीं है, हमारा श्वसन अंग फेफड़ा है। कारण क्या है कि फ्रेंड्स, जब तक फेफड़ा हवा को खींचेगा नहीं तब तक जो है नाक के माध्यम से जाएगा नहीं। इसका मतलब यह है कि हमारे शरीर में हवा को, यानी कि ऑक्सीजन को, वायु को प्रवेश करने के लिए नाक एक माध्यम का काम करता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, इसलिए नाक जो है आपका श्वसन अंग नहीं है, आपका श्वसन अंग फेफड़ा है। ठीक है ना, फेफड़ा जब हवा को खींचता है तब जो है नाक के माध्यम से या मुंह के माध्यम से। देखिए फ्रेंड्स, अगर नाक आप बंद कर लीजिए तो क्या आप श्वसन नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। देखिए, बंद करके मुंह खोल के भी सांस ले सकते हैं। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब है कि अगर नाक हमारा श्वसन अंग रहता तो अगर हम नाक बंद कर लेते हैं तो श्वसन की क्रिया तो रुक जाती, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम मुंह के द्वारा भी सांस ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि फेफड़ा को ऑक्सीजन चाहिए, हवा चाहिए, वो नाक या मुंह किसी भी माध्यम से ले सकता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो इसीलिए नाक जो है आपका श्वसन अंग नहीं है। और यहाँ पे लिखा हुआ है मानव में श्वसन तंत्र। इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पे श्वसन और तंत्र लिखा गया है, तंत्र दैट मीन्स रेस्पिरेटरी सिस्टम। सिस्टम का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? इसके पिछले वाले वीडियो में जब हम लोगों ने पाचन तंत्र को पढ़ा था, दैट मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम को जब हम लोग पढ़े थे, तो उसमें भी आपको बताया था कि सिस्टम का मतलब ये होता है कि उसमें किसी कार्य के संपादन के लिए, मैंने किसी कार्य को करने के लिए बहुत सारे चीज मिल के काम करते हैं। जैसे हम लोग कंप्यूटर को सिस्टम बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? तो कंप्यूटर में को सिस्टम क्यों बोला जाता है? कारण क्या है कि कंप्यूटर को चलाने के लिए बहुत सारा चीज का जरूरत पड़ता है, जैसे सीपीयू, कीबोर्ड, माउस वगैरह, ये सारी चीज, बहुत सारे चीज मिल करके वो काम करते हैं, तो वो एक सिस्टम हुआ। उसी तरह से हम लोगों में ये श्वसन तंत्र है, दैट मीन्स ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये, यानी कि इसमें ये सारे चीज है जो मिल के काम करते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि केवल फेफड़ा अकेले काम कर लेता है, ये सारी चीज मिल के काम करते हैं। तो इसी चीज को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्रेंड्स, और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी तरह से पसंद भी आएगी। तो सबसे पहले आप फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब आप अगर चाहे तो अभी नहीं करके पूरे वीडियो को अंत तक देखने के बाद कर सकते हैं, अगर वीडियो पसंद आए तब। ठीक है ना फ्रेंड्स, और नहीं तो आप वीडियो को आप आराम से लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और तब वीडियो देखिए, जो है आपको ये वीडियो देखिए, बहुत अच्छे तरह से ये समझ में आएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। नासा छिद्र। फ्रेंड्स, नासा छिद्र यानी कि देखिए, हम लोग जब सांस लेने जाते हैं तो सबसे पहले नासा छिद्र यानी नासिक छिद्र के द्वारा, नाक में देख रहे होंगे 2 छिद्र होता है, ठीक है ना, तो वो नासा छिद्र है। फ्रेंड्स, इस नासा छिद्र में जो है क्या होता है कि नासा छिद्र में देखिएगा तो नाक के अंदर जो है बाल होते हैं। क्या होते हैं फ्रेंड्स? बाल, छोटे छोटे बाल दिखेंगे नाक में। उन बालों का क्या काम है, पहले इसको जान लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जैसे हम बाहर से हवा को जब नाक के नासिक छिद्र के द्वारा यानी नासा छिद्र के द्वारा जब हम ग्रहण करते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स, तो ये हमारे आसपास की हवाएं हमारे नाक के द्वारा जब हमारे शरीर में प्रवेश करती है तो हमारे आसपास धूल कण भी तो हो सकते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो धूल कण जो है होंगे वो जब हमारे अंदर जाएंगे तो वो तो हमें क्षति पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए वो बाल होते हैं जो छोटे मोटे मतलब धूल कणों को रोकने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, आप देखिए, सांस खींच के देखिए फ्रेंड्स, यहां पे जब सांस लेने पे क्या होगा कि हमारी पसलियां जो है ऊपर उठेंगी। इसका मतलब यह है कि फेफड़ा सांस को खींच रहा है और नाक उसका माध्यम है जिसके द्वारा हवा अंदर जा रही है, और नासा छिद्र जो है वहां पे बाल पाया जाता है, और ये बाल क्या करता है? हवा को छानने का काम करता है। मतलब हवा में धूल कण जो होता है उसको अपने में चिपका लेता है।
अब फ्रेंड्स आगे होता है नासा कपाट। तो फ्रेंड्स नासा कपाट देखिए, यहाँ पे नासा कपाट है, ठीक है ना, ये नासा छिद्र और ये नासा कपाट, यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर में, नासा छिद्र और यहाँ पे नासा कपाट। तो फ्रेंड्स ये नासा कपाट जो होता है यहाँ पे क्या रहता है, तो नासा कपाट के पास एक म्यूकस होता है फ्रेंड्स, म्यूकस, ठीक है ना। ये म्यूकस नामक जो है एक आपका मतलब कहिए तो द्रव टाइप का होता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। इसका काम क्या होता है, तो आप देख सकते हैं कि जब बाहर से आप हवा को खींच रहे हैं तो उसमें जो है छोटे छोटे नासिक छिद्र के पास जो है बाल थे, ठीक है ना, जो धूल कण को चिपकाने का काम कर रहे थे, मतलब कहने का मतलब है हवा को साफ करने का। लेकिन धूल कण के द्वारा हवाएं उतनी अधिक तो शुद्ध नहीं हो सकती है फ्रेंड्स, तो इसीलिए इस म्यूकस भी वही करता है, ये क्या करता है, द्रव टाइप का रहता है, और जब धूल कण यानी कि हवा जब हम अंदर लेते हैं तो उस हवा को में जो उपस्थित धूल कण होते हैं उसको वो अपने में चिपका लेता है, ठीक है ना फ्रेंड्स, और वो चिपका लेता है और शुद्ध हवा हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है। आपको बता दें कि म्यूकस क्या होता है, छोटे छोटे बच्चों को आप लोग देखे होइएगा अक्सर जो है मतलब ना होता है कि पूरा यहाँ तक लटकाया रहता है, ठीक है ना, नाक में जो है, नाक में पूरा यहाँ तक लटकाया रहता है, वही आपका जो होता है म्यूकस होता है, यानी कि नासा कपाट, ठीक है ना फ्रेंड्स, जो नासा कपाट में पाया जाता है म्यूकस। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे ये नासा छिद्र हुआ, नासा कपाट हुआ, अब इसके आगे यहाँ पे आएंगे तो ये फेरिंग्स का जगह है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि ये फेरिंग्स क्या होता है। फेरिंग्स मुंह खोल के देखिएगा, जिसको हलक हम लोग बोलते हैं, हलक, ठीक है ना फ्रेंड्स, यानी कि ये ऐसा जगह है जहां पे इस मुंह का और नाक का दोनों का छिद्र आपस में आके एक दूसरे के पास मिलता है, वहां पे हलक है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है नाक का और मुंह का छिद्र एक दूसरे के पास निकलता है। अक्सर आप लोगों को जब सर्दी हो जाती होगी फ्रेंड्स तो आप लोग एकदम जब क्या होता है ना कि जो म्यूकस होता है कभी कभी वो आपके मुंह के में भी आ जाता होगा और उसे आप ऐसे थूक देते होंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो वो होता है क्या कि नाक का जो चीज था वो मुंह में कैसे चला गया। कभी कभी क्या होता है कि नाक में कोई चीज चला जाता है जिसको हम खींच के मुंह में लाके थूक देते हैं, ऐसे भी काम करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये फेरिंग्स जो होता है यानी कि हलक जो होता है वहां पे नाक और मुंह दोनों का छिद्र मिलता है, दोनों का रास्ता मिलता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स, ये हलक होता है यहाँ पे। तो यहाँ फेरिंग्स के पास होता है क्या है फ्रेंड्स, तो इस फेरिंग्स के पास रहता है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस, ये एपिग्लोटिस क्या करता है फ्रेंड, आपको बता दें कि ये एपिग्लोटिस का काम होता है कि अब जैसे मान लीजिए कि हलक है, वहां पे मतलब मुंह का छिद्र और नाक का छिद्र दोनों एक दूसरे से यहाँ पे मिल रहे हैं, तो वो दोनों एक दूसरे को मिल रहे हैं, तो यानी कहने का मतलब है कि हम लोगों का पाचन तंत्र तो अलग था भाई और श्वसन तंत्र तो अलग है। यानी कहने का मतलब है ऐसे समझिए, जैसे ये मान लीजिए कि आपका एक ऐसे नली हो गया, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो मान लीजिए कि एक आ गया आपका श्वसन तंत्र में, यानी कि फेफड़ा में जा रहा था, इसको हम लोग श्वास नली मान लेते हैं, ये आपका हो गया श्वास नली, श्वास नली, और ये हो गया आपका ग्रास नली जो भोजन के लिए होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब मान लीजिए कि यहाँ पे पूरा हलक है, आपका ये हलक है जहां पे नाक का और मुंह का दोनों का छिद्र आके मिल रहा है यहाँ पे। अब यहां से मान लीजिए कि ग्रास नली है, तो भोजन को इधर जाना चाहिए, मतलब भोजन को तो इधर जाना है और हवा को इधर आना है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इस परिस्थिति में कभी ऐसा भी हो सकता है कि भोजन जो है अगर मान लीजिए आप ले रहे हैं तो कोई जरूरी है कि वो ग्रास नली में ही जाएगा, वो तो श्वास नली में भी आ सकता है। तो इसके लिए फ्रेंड्स क्या होता है कि यहाँ पे हलक के पास जो है, हमारे हलक के पास एपिग्लोटिस पाया जाता है। ये ऐसे समझ सकते हैं, ये मान लीजिए एपिग्लोटिस हो गया। ये एपिग्लोटिस का काम क्या होता है, ये दोनों तरफ घूमने वाला होता है, ठीक है ना। तो इस एपिग्लोटिस का काम क्या होता है कि जब हम भोजन करते हैं तो उस परिस्थिति में ये क्या करता है कि जैसे ही भोजन निगलने का टाइम आता है, ये एपिग्लोटिस जो है ना घूम के श्वास नली को बंद कर देता है, ठीक है ना। मतलब समझिए कि बीच में ऐसे खड़ा रहेगा, अब जैसे ही भोजन आएगा ये क्या करेगा, श्वास नली को ऐसे ऐसे श्वास नली को ढक देगा, भोजन आराम से ग्रास नली में उतर जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। और फिर जब भोजन निकल जाएगा तो आराम से इसको खोल देगा
और फिर सांस भी श्वास नली में जाता रहेगा और ये ग्रास नली को बंद कर देगा। यानी कि ये बीच में पड़ा रहता है और इधर उधर डांस करते रहता है, कभी ग्रास नली को बंद करता है, कभी श्वास नली को बंद करता है, कभी ग्रास नली को बंद करता है। जैसा जब समय आता है वैसे ये काम करता रहता है। कौन है फ्रेंड्स? ये है एपिग्लोटिस, ठीक है ना। ये हमारे फेरिंग्स यानी हलक के पास पाया जाता है और इसका काम है कि भोजन को कहां पहुंचाना है और हवा को कहां पहुंचाना है, ये इसका निर्धारण करता है। लेकिन फ्रेंड्स आपको बता दें कि एपिग्लोटिस जो होता है ना, वो हमारे मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित होता है। यानी कि हमारी जो अग्र मस्तिष्क है वही एपिग्लोटिस को कंट्रोल करती है कि एपिग्लोटिस को जाना किधर है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए भोजन आ रहा है, तो जैसे भोजन आएगा तो मस्तिष्क एपिग्लोटिस को सूचना देगा, कहेगा कि भोजन आ रहा है, तुम श्वास नली की तरफ घूम जाओ। अब ये एपिग्लोटिस फटाक से श्वास नली की तरफ घूम जाएगा, भोजन आराम से ग्रास नली में उतर जाएगा। लेकिन हम लोग कभी कभी करते क्या है फ्रेंड्स? हम लोग कभी कभी ये करते हैं कि जब हम भोजन करते हैं तो भोजन करते वक्त क्या करते हैं कि किसी से बात करने लगते हैं या टीवी देखने लगते हैं या मोबाइल चलाने लगते हैं। अब इसमें क्या होता है कि ये सारी क्रियाएं करने पर क्या होती है कि हमारी मस्तिष्क उसमें लग जाती है और फिर एपिग्लोटिस को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। अब इस परिस्थिति में क्या होता है कि एपिग्लोटिस को किधर घूमना है किधर नहीं घूमना है, अब ये तो मस्तिष्क दूसरे जगह व्यस्त है। अब इस परिस्थिति में क्या होता है कि एपिग्लोटिस को समझ नहीं आता है कि हम जाएं किधर। तो अब कहता है एपिग्लोटिस बार बार सूचना भेजता है कि ये भेजो हमको कि किधर घूमे, बताओ। अब तो मस्तिष्क दूसरे जगह व्यस्त है। इस परिस्थिति में मस्तिष्क उसको बता नहीं पाता है और जब मस्तिष्क उसको नहीं बता पाएगा तो क्या होगा? कहेगा छोड़ हटा। अब इसको जिधर मन करेगा ना उधर घूम जाएगा। अब आ रहा है मान लीजिए भोजन, इसको बंद करना चाहिए श्वास नली को, ये बंद कर देगा ग्रास नली को। अब लफड़ा बढ़ गया। अब भोजन जो है ग्रास नली के बजाय श्वास नली में आने लगेगा। अब इस परिस्थिति में जब भोजन श्वास नली में आने लगेगा तो फेफड़ा कहेगा अरे क्या हो गया रे, जा रे तुम कहां आ रहा है इधर, और देखेगा एकदम टुकुर टुकुर ऐसे करके देखते रहेगा और तुरंत उसको भेजेगा भट भट निकल इधर, निकाल देगा उसको। यानी कि जैसे उधर से मारेगा फेफड़ा अंदर से धक्का, बाहर निकलो। अब जैसे बाहर निकलेगा मारेंगे आछी, ऐसे मारेंगे हम लोग। अब जैसे मारेंगे तो पूरा नाक उक से भात उक निकल के आ जाएगा। मतलब जो खा रहे हैं वो पूरा नाक उक में मुंह से पूरा मार दीजिएगा आसपास। ये होता है फ्रेंड्स। यानी कहने का मतलब ये है कि ये एपिग्लोटिस ही निर्धारित करता है कि आपको घूमना किधर है। मतलब आपको नहीं, एपिग्लोटिस को घूमना किधर है, श्वास नली को बंद करना है कि ग्रास नली को बंद करना है, ये एपिग्लोटिस के ऊपर रहता है। बट उसको कंट्रोल कौन करता है? मस्तिष्क। तो इसलिए फ्रेंड्स आप जब भी खाना खाएं, खाना पर ध्यान दें और आप किसी दूसरी चीज पर ध्यान ना दें, ठीक है ना फ्रेंड्स। और जब ऐसा हो जाता है कि जाना चाहिए ग्रास नली में, पहुंच जाता है श्वास नली में, और जब फेफड़ा उधर से रिटर्न मारता है उसको और हम लोग पूरा उसको बाहर फेंक देते हैं, ठीक है ना, जिसको हम लोग कहते हैं सरक गई है। तो ये परिस्थिति में क्या होता है कि हम लोग कहते हैं लगता है कोनो हमको याद कर रहा है या कोनो गाली दे रहा है। ऐसा कुछ होता नहीं है फ्रेंड्स। आप मतलब आपको कोई याद नहीं कर रहा है, आप जो है दूसरे को याद कर रहे हैं। इसका मतलब ये होता है अगर आपको सरक गया तो, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इसके लिए आप अगली बार से सावधान रहिएगा खाना खाते वक्त, ये सब चीज नहीं, ठीक है ना फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग, बात करते हैं। आगे होता है लैरिंग्स। लैरिंग्स को फ्रेंड्स स्वर यंत्र भी बोला जाता है, स्वर यंत्र, या इसको वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। वॉइस बॉक्स ये हमारा कंठ जो देख रहा है ना फ्रेंड्स, कंठ, इसको वॉइस बॉक्स कहा जाता है। वॉइस बॉक्स यानी कि आवाज निकालने का काम। आवाज हमारा यहीं से निकलता है। आप देखिए इसको बंद करिएगा, आवाज आपका बंद हो जाएगा एकदम पूरा से, ठीक है ना फ्रेंड्स। इसका मतलब ये होता है कि लैरिंग्स जो होता है ये आपका कंठ भी कहलाता है, ठीक है ना, कंठ भी कहलाता है ये, ठीक है ना। लैरिंग्स कह सकते हैं या कंठ कह सकते हैं या स्वर तंत्र यंत्र कह सकते हैं या वॉइस बॉक्स बोल सकते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये कंठ होता है, यहां से आवाज निकलता है, ठीक है ना, आवाज निकलता है। तो ये होता है हमारा लैरिंग्स। तो देखिए क्या हुआ, आपने सांस लिया, वो नासिक छिद्र से होते हुए, नासा कपाट से होते हुए, फेरिंग्स से होते हुए कहां पहुंच गया? लैरिंग्स में। अब लैरिंग्स के बाद फ्रेंड्स आपका शुरू होता है ट्रैकिया यानी कि श्वास नली। यह एकदम सीधा रास्ता है, इधर तो थोड़ा टेढ़ा टढ़ा था घूम फिर, लेकिन अब यहां से सीधा रास्ता आता है और वो आता है जो है अंत में आकर के, ये जो ट्रैकिया है ये सीधा अंत तक आके उल्टे वाई के आकार का बढ़ जाता है, ठीक है ना, उल्टे वाई के आकार का बन जाता है और ये पहुंच जाता है आपका फेफड़ा में। अब देखिए फ्रेंड्स, ये था आपका ट्रैकिया
और जब ये आगे आकर दो भागों में बढ़ता है तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्रॉक्स। ये वाला चीज यहाँ पर देखिए खींच के लिखे हुए हैं यहाँ पे ब्रॉक्स, ठीक है ना। तो ये फेफड़ा में जब घुसने जाता है, दो भाग में जब बढ़ता है तो इसको बोलते हैं ब्रॉक्स। और जब ये फेफड़ा में घुस करके छोटे छोटे नलियों में बढ़ जाता है, जैसे देखिए यहाँ पे ये खींचे हुए हैं, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में ये बढ़ जाता है ये सारा चीज, तो ये आपका कहलाता है ब्रोंकियोलस, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब ये ब्रोंकियोलस जो होता है फेफड़े के अंदर एक गुब्बारे टाइप का इसमें आपको दिख रहा है, ठीक है ना, ऐसे लग रहा है फूल टाइप का बनाया हुआ है, गुब्बारे टाइप का। इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेंड्स वायु कोष्ठिका। क्या बोलते हैं? वायु कोष्ठिका। तो देखिए ब्रॉक्स, ब्रोंकियोलस, फेफड़ा और वायु कोष्ठिका, तो ये होता है वायु कोष्ठिका। ये वायु कोष्ठिका में क्या होता है फ्रेंड्स कि जो हम सांस लिए रहते हैं वो हवा जो है सीधे हमारे नासिक छिद्र, नासा कपाट, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रॉक्स, ब्रोंकियोलस से होते हुए वो कहां पहुंच जाता है? वायु कोष्ठिका में पहुंच जाता है। अब ये फ्रेंड्स वायु कोष्ठिका में जब पहुंचता है तो यहाँ पे वायु कोष्ठिका में बहुत सारे रक्त कोशिकाओं का जाल बिछा होता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। बहुत सारी रक्त कोशिकाएं वहां पे पाई जाती है, रक्त कोशिकाओं का जाल बिछा होता है। अब रक्त कोशिकाओं का काम क्या होता है कि फ्रेंड्स रक्त कोशिकाओं में पाए जाते हैं हीमोग्लोबिन, ठीक है ना फ्रेंड्स, रक्त में, ठीक है ना, वायु कोशिका में रक्त पाया जाता है और रक्त कोशिकाओं का बहुत सारा जाल बिछा होता है जिसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन फ्रेंड्स बता दें कि हीमोग्लोबिन के कारण जो है रक्त का रंग लाल होता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है और ये हीमोग्लोबिन क्या करता है कि जो हवा आया रहता है उस हवा में ऑक्सीजन होता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन से संपर्क करके, ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन, ठीक है ना, ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन से संपर्क करके ये बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाता है फ्रेंड्स? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से संपर्क करके, मतलब हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन से संपर्क करके मतलब ऑक्सीजन को ले लेता है और लेने के बाद वो बन जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। फ्रेंड्स जब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है तो वो रक्त जो है अब पूरे शरीर में उस ऑक्सीजन को लेकर दौड़ जाता है और सारी शरीर के सारी कोशिकाओं को वह ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के माध्यम से ऑक्सीजन शरीर के पूरे कोशिकाओं में पहुंच जाती है। यानी कि ये हीमोग्लोबिन क्या करेगा? ऑक्सीजन को अपने में बैठा लेगा, यानी ऑक्सीजन को ले लेगा, बन जाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन और वो शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में उस ऑक्सीजन को लेकर पहुंच जाएगा और ले जाकर के क्या करेगा वहां पे फ्रेंड्स? तो कोशिकाओं को ऑक्सीजन दे देगा और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को बिठा करके फिर दौड़े 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 चला आएगा आपका फिर फेफड़ा में और ला करके फिर उसे फेफड़ा में छोड़ देगा। अब फ्रेंड्स ये वायु कोशिका में क्या था? बहुत सारे रक्त कोशिकाओं का जाल बिछा हुआ था, बहुत सारी रक्त कोशिकाएं थी जिसमें हीमोग्लोबिन था, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संपर्क किया, बन गया ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो हो गया, ये हीमोग्लोबिन जो है ये रक्त के माध्यम से, ठीक है ना, यानी कि ये ऑक्सीजन जो है रक्त के माध्यम से आपके पूरी कोशिकाओं में पहुंच जाते हैं और वहां कोशिकाओं में जाकर के ये ऑक्सीजन को दे देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि जब हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, हीमोग्लोबिन जो है जब कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है तो ये बन जाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन यानी कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर दौड़े दौड़े आएगा और आके फिर फेफड़ा के वायु कोशिका में छोड़ देगा। अब जैसे ही ये आकर के कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ा में छोड़ेगा तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि अब बारी रहेगी सांस छोड़ने की, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो सांस छोड़ने के लिए फेफड़ा के पास पावर नहीं है कि वो सांस केवल ले सकता है, छोड़ नहीं सकता है। तो इस परिस्थिति में हमको नहीं फ्रेंड्स, फेफड़ा को जरूरत पड़ती है डायफ्राम की। किसकी जरूरत पड़ती है फ्रेंड्स? डायफ्राम की। अब ये डायफ्राम क्या करता है फ्रेंड्स? तो देखिए जब हम सांस लेते हैं तो ये डायफ्राम नीचे की तरफ आता है। डायफ्राम जो होता है ना फ्रेंड्स वो हमारे पेट के हिस्सा को और ये छाती का जो सीना है उसके हिस्सा को दोनों को अलग करता है, एकदम बीच में होता है डायफ्राम, ठीक है ना। तो ये डायफ्राम क्या करता है कि जब फेफड़ा सांस लेता है, फेफड़ा जो है सांस ले सकता है बट छोड़ नहीं सकता है। तो इस परिस्थिति में क्या होता है फ्रेंड्स कि फेफड़ा जब सांस को लेता है तो ये डायफ्राम जो ऊपर की तरफ उठा हुआ है ये नीचे की तरफ धंस जाता है, ठीक है ना। आप सांस लेके देखिए ना, आपका पेट फूल जाएगा। जब ये नीचे की तरफ धंसेगा फ्रेंड्स, ये पेट और सीने के हिस्सा को अलग करता है। तो जब ये नीचे की तरफ धंसेगा ना तो आपका पेट फूल जाएगा। आप सांस लेके देखिए ना, पेट फूल रहा है कि नहीं।
खुल रहा है, यानी कि ये परिस्थिति होती है, ऐसा होता है कि जब फेफड़ा ऑक्सीजन को खींचता है तो इसका क्षेत्रफल बढ़ता है, जिसके कारण ये नीचे की तरफ धंसता है, और जब ये नीचे की तरफ धंसता है तो पेट क्या हो जाता है, फूल जाता है थोड़ा सा। तो ये होता है आपका डायफ्राम। तो ये डायफ्राम मतलब सांस को छोड़ने में मदद करता है, यानी कि जब कार्बन डाइऑक्साइड वायु कोशिका में फिर से पहुंच जाती है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन यानी हीमोग्लोबिन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड फिर जब आपके फेफड़े वायु कोशिका में पहुंच जाते हैं तो फेफड़ा को उस कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालना होता है। तो इस परिस्थिति में वो बाहर निकाल नहीं सकता है, तो वो किसकी मदद देता है, डायफ्राम की। कहता है डायफ्राम को ये पार्टनरवा छोड़ना इसको थोड़ा सा, तो पार्टनरवा क्या करेगा, ये मारेगा नीचे से धक्का भड़ाम से, और तब जो है फेफड़ा फिर हवा को बाहर निकाल देगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, आप सांस लेके छोड़ के देखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से जब आप सांस लीजिएगा तो आप अपने पेट पे गौर कीजिएगा कि जब आप सांस ले रहे हैं तो इस परिस्थिति में आपका डायफ्राम नीचे की तरफ जा रहा है, और जब फिर सांस आप छोड़िएगा तो इस परिस्थिति में क्या होगा कि डायफ्राम नीचे से धक्का देगा। सांस लेके छोड़ के देखिए आप, तो ऐसे डायफ्राम धक्का मारता है तब जाके सांस निकलती है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो ये होता है हमारा डायफ्राम का काम। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो उम्मीद है कि ये चीज आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन अभी रुकिए, अभी जाइए मत, देखिए आपको बताते हैं हीमोग्लोबिन का एक कार्य जिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि अगर हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो इसका क्या परिणाम होगा, यानी कि अगर हीमोग्लोबिन हमारे रक्त में कम हो जाता है। आपको बता दें कि हीमोग्लोबिन जो है हमारे रक्त में 14 ग्राम प्रति DL पाया जाता है। दैट मीन्स हीमोग्लोबिन की मात्रा हमारे रक्त में 1 डेसीलीटर ब्लड में 14 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। ये 14 ग्राम हीमोग्लोबिन रहता है, लेकिन अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो क्या परिणाम हो सकते हैं, यानी कि क्वेश्चन पूछता है कि हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं। तो आप खुद सोच के बताइए फ्रेंड्स कि अगर हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो हीमोग्लोबिन का काम क्या था, ऑक्सीजन को ढोना, ऑक्सीजन को हमारी कोशिकाओं तक पहुंचाना। जब ऑक्सीजन कोशिकाओं में पहुंचता है तो फ्रेंड्स इसके पिछले वाले वीडियो में आपको हम बता चुके हैं कि जब वो ऑक्सीजन जो है आपके कोशिकाओं में पहुंचता है तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, जो ग्लूकोज के ऑक्सीकरण वाले टॉपिक में आपको बताए हुए थे। जो ऑक्सीजन आपके कोशिकाओं में जाता है वहां पे पहुंच करके वो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करता है, और ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ठीक है ना फ्रेंड्स, और जब हमें ऊर्जा मिलता है तभी हम चल फिर सकते हैं, बोल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, या कहीं जा सकते हैं, आ सकते हैं, मतलब कोई भी काम हम लोग ऊर्जा के द्वारा करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि अगर ये हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो इस परिस्थिति में क्या होगा कि ऑक्सीजन को जो कोशिकाओं के पास पहुंचा रहा था तो वो ऑक्सीजन कम मात्रा में पहुंचेगा। अब जब ऑक्सीजन कम मात्रा में पहुंचेगा तो इस परिस्थिति में फ्रेंड्स आपको शरीर को जितनी ऊर्जा चाहिए, शरीर की जितनी एनर्जी चाहिए, क्या आपको वो मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी फ्रेंड्स, क्योंकि हीमोग्लोबिन कम है तो ऑक्सीजन कम लेके जाएगा, और ऑक्सीजन जब कम लेके जाएगा तो जितनी मात्रा में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होना चाहिए उतनी मात्रा में होगा नहीं। तो जब उतनी मात्रा में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण नहीं होगा तो आपको उतनी मात्रा में ऊर्जा मिलेगी नहीं। तो इस परिस्थिति में फ्रेंड्स आपको क्या होगा कि आपके शरीर की जितनी भी क्रियाएं हैं वो थोड़ा बाधित होगी, मतलब आपके शरीर को उतना एनर्जी मिलेगा कि नहीं आप जो कुछ कर सकें। तो इसलिए आपके शरीर की जो जैविक क्रियाएं हैं वो बाधित होने लगेगी अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो। ठीक है ना फ्रेंड्स, आप एनर्जी की कमी महसूस करिएगा, कभी कभी चक्कर आने लगेगा, तो ऐसी समस्याएं होने लगेगी तब जब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगा तब। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो चलिए आपको शॉर्टकट में एक बार फिर समझा देते हैं। देखिए हम लोग श्वास कैसे लेते हैं, तो नासा क्षेत्र के द्वारा हवा को अंदर करते हैं, लेते हैं, जिसमें बाल पाया जाता है जो हवा में उपस्थित धूल कण को चिपका लेता है। फिर नासा का पार्ट होता है जहाँ पे म्यूकस पाया जाता है, ये भी आपको क्या करता है कि हवा को छानने का मतलब शुद्ध करने का काम करता है। उसके बाद हलक आता है यानी कि फेरिंग्स आता है। फेरिंग्स जो होता है वहां पे एपिग्लोटिस नामक एक संरचना पाई जाती है, उसका काम क्या होता है श्वास नली को और ग्रास नली को दोनों को अलग अलग करना। ठीक है ना, भोजन करते समय जो है श्वास नली को बंद कर देता है एपिग्लोटिस, ताकि भोजन जो है ग्रास नली में उतर जाए, और फिर जब सांस लेना रहता है तो वो क्या करता है ग्रास नली को बंद कर देता है ताकि हवा पूरा मात्रा में आपके फेफड़ा में पहुंचे। उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स, लैरिंग्स यानी स्वर यंत्र, यानी आपको वॉइस बॉक्स बोल सकते हैं या कंठ बोल सकते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, उसके बाद होता है श्वास नली, यहाँ से रास्ता जो है श्वास नली एकदम सीधा हो जाता है। लेकिन फ्रेंड्स ये जो है ना बीच में जो है आपको देख रहे हैं, ये जो है पतली पतली मांसल हड्डियां होती हैं। इसका काम क्या होता है फ्रेंड्स, ये भी आपको बता देते हैं। ये मांसल हड्डियों का काम है कि ये नली को जो है ना टाइट रखे रहती है, एक दूसरे में चिपकने नहीं देती है। नहीं तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप सांस लीजिएगा और वो अंदर चला जाएगा और छोड़ने के वक्त कभी ऐसा हो कि पिचक जाए,
जब चिपक जाएगा, पिचक जाएगा, तो इस परिस्थिति में हवा बाहर नहीं निकल पाएगा और आदमी मर जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इसमें जो है थोड़ी सी हड्डियां पाई जाती हैं। ये आप देखिए, आप स्पर्श करके देख सकते हैं, ये पूरा हड्डी टाइप का होता है, क्योंकि ये नली को पिचकने से बचाता है, पिचकेगा नहीं, ताकि आसानी से हवा आ जा सके। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो उसके बाद ये हमारा श्वास नली होता है, जो आगे आकर उल्टे वायु आकार में बढ़ता है, जिसको ब्रोंक्स बोलते हैं। और वो जब फेफड़े के अंदर प्रवेश करता है तो छोटे छोटे नलियों में व्यक्त होता है, जिसे ब्रोंक्यूलस बोलते हैं। और उसके सिराओं पर एक जो है फूल टाइप का आपको दिख रहा है, उसे वायु कोशिका बोलते हैं। और इसी वायु कोशिका में आपका हवा आता है, जहां पर रक्त कोशिकाओं का जाल बिछा होता है, उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है और उसे कोशिकाओं तक पहुंचा देता है, ताकि वहां पे ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो सके। और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है और फिर उसे ला करके फेफड़े के वायु कोशिका में छोड़ देता है। और जैसे ही वो फेफड़े के वायु कोशिका में आता है, डायफ्राम मारता है धक्का और फिर निकल जाता है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड आपके शरीर से बाहर। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको एक चीज और बता दें कि हम जो श्वास लेते हैं फ्रेंड्स, श्वास लेते हैं, तो जो श्वास लेने की क्रिया है उसको हम लोग प्रश्वास बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? प्रश्वास। ध्यान रखिएगा, हम लोग सांस जो लेते हैं उसको बोलते हैं प्रश्वास, और सांस जो छोड़ते हैं उसको बोलते हैं उच्छ्वास। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? उच्छ्वास। ठीक है ना। श्वास लेने की क्रिया प्रश्वास, सांस छोड़ने की क्रिया उच्छ्वास, और दोनों को अगर शामिल कर दिया जाए, यानी कि प्रश्वास प्लस उच्छ्वास, तो ये मिलकर बन जाएगा श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास। यानी कि फ्रेंड्स, आपको बता दें कि अगर आपसे पूछा जाए कि श्वासोच्छ्वास क्या है, तो आप कह सकते हैं कि सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरह से पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा, इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर कीजिएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए, ताकि फिगर भी आपको बनाने में मदद मिले। ठीक है ना फ्रेंड्स। और बाकी सारी क्रियाएं यहाँ पे लिखी हुई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स।